नमस्कार दोस्तों, ऐसा तो कहना नहीं चाहिए। अभी का जो टाइम है, ये टाइम हो रहा है 1:05 और अभी का टाइम रात है, यानी कि रात्रि 1:05 पर ये वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि समय रहते आप तय कर लीजिए कि आपको क्या करना है। समय रहते आप तय कर लीजिए कि आपको क्या करना है, वरना समय तय कर लेगा कि आपका क्या करना है। तो आज हम लोग इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण चैप्टर यानी अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ये जो अध्याय हैं, ये सभी मनुष्यों को जानना जरूरी है जो लोग जातिवाद को और श्रम विभाजन को अनिवार्य मानते हैं। और ये जो निबंध है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इस निबंध के निबंधकार या फिर लेखक कहिए एक महामानव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। तो इनके निबंध को हम लोग पढ़ेंगे भी और अपना एक पर्सनली विचार रखते भी चलेंगे। तो जिन लोगों को अपना विचार भी बताना होगा, वे लोग अपने विचार को कमेंट में बताते चलेंगे। तो हम लोग इनके निबंध को स्टार्ट करते हैं। तो इनका निबंध स्टार्ट होता है, यह विडंबना की बात है। विडंबना का मतलब होता है उपहास। तो यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। इसका मतलब है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषक यानी कि जातिवाद को बढ़ावा देने वाले, जातिवाद को अच्छा मानने वालों की कमी नहीं है। तो आप लोगों के विचार से सबसे बड़ा जातिवाद के पोषक अभी के इस युग में कौन है? मेरे विचार से एक है कि जातिवाद के सबसे ज़्यादा पोषक अगर कोई है तो वो है दो आदमी के बीच के संबंध को जोड़ने वाला, यानी कि संबंध स्थापित कराने वाला, दो व्यक्तियों को मिलाने वाला। अब आप जान गए होंगे कि हम किसको बोलने वाले हैं, जिसका नाम बोला जाता है या तो बिचवनिया कहा जाता है या फिर उसको अगुआ कहा जाता है। तो कोई भी ऐसा अगुआ अभी तक पैदा नहीं हुआ है या फिर बिचवई कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ है जो कि अलग अलग दो जातियों के बीच के संबंध को स्थापित कराए, बल्कि वो एक ही जाति के दो व्यक्तियों को खोजने का प्रयास करता है। तो मेरे विचार में सबसे ज़्यादा अगर कोई जातिवाद के पोषक है तो उसका नाम है अगुआ। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके पोषक के कई आधार हैं, ये तो एग्जाम्पल रहा। जातिवाद के पोषकों के कई आधार हैं, जिनमें से समर्थन का पहला आधार है तो यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। और चूँकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। मतलब जो लोग जातिवाद को बढ़ावा देने वाले हैं, जो लोग जाति प्रथा को मानते हैं, उन लोगों का ये मत है कि आधुनिक जो सभ्य समाज है, अभी का मॉडर्न युग है, जो मॉडर्न टाइम है, ये श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। क्या मानता है? श्रम विभाजन को कार्यकुशलता के लिए आवश्यक है कि जो व्यक्ति जो काम में मन लगता है उस काम का चुनाव कर ले। लेकिन ये भी कहता है कि चूंकि जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन का दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। मतलब कि जो जाति प्रथा है ये भी श्रम यानी काम बांटने का काम करता है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है। अब यहाँ लेखक अपना विचार दे रहे हैं कि इस संबंध में जातिवाद के, जाति प्रथा के मानने वाले लोगों के समर्थन में जो पक्ष दिया गया, तो इसमें सबसे पहला आपत्तिजनक बात यही है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए हैं। मतलब जाति प्रथा जो है श्रम का विभाजन तो कर रहा है, ये अच्छी बात है, लेकिन श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिया हुआ है।
श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है। मतलब श्रम का विभाजन करना निश्चय ही सभ्य समाज के लिए आवश्यक है कि जिसको जो काम पसंद आता है वो काम करे, ये आवश्यक है। परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। मतलब श्रमिकों के जो विभिन्न वर्ग उसमें अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। मतलब जो जिस जाति में जन्म लिया है उसी जाति के उसी कुल का काम करेगा, ऐसा विभाजन जो है वो श्रम विभाजन नहीं करती है। भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करा देती है, जो विश्व के किसी भी सभ्य समाज या फिर किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। मतलब भारत की जो जाति प्रथा है ये केवल श्रम विभाजन ही नहीं करती है, बल्कि श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन भी करा देती है। और इस कारण से लोग जो है विभिन्न वर्ग यानी विभाजित जो वर्ग है एक दूसरे से ऊंच नीच भी करा देती है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए, मतलब जो जाति प्रथा है अगर उसको श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। यानी कि अगर हम जाति प्रथा को श्रम विभाजन का आधार मान लें तो ये स्वाभाविक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जाति प्रथा जो है तो ये मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं होता है, जातिगत कार्य मनुष्य की रुचि पर नहीं होता है। जैसे कि अगर कोई लोहार है तो लोहार में अगर जन्म लिया है तो जाति प्रथा यही कहेगा, जातिवाद के पोषक यही कहेंगे कि लोहार कुल में जन्म लिया है तो केवल लोहा का ही काम करेगा। अगर गोंड यानी जो गोंड शाह जी में जो जन्म लिया है वो शाह वाला काम ही करेगा, दूसरा काम नहीं करेगा। ये हमें जाति प्रथा और जातिवाद के पोषक लोगों का तर्क होगा, जो कि मनुष्य की इच्छा पर निर्धारित नहीं होगा, निर्भर नहीं होगा। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए आवश्यक हैं। यानी कुशल व्यक्ति या फिर सक्षम व्यक्ति, सक्षम श्रमिक जो है समाज को अच्छा बनाने के लिए, समाज का निर्माण करने के लिए आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपने पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। मतलब व्यक्तियों के अंदर इस सीमा को इस हद तक, इस सीमा तक विकसित करें ताकि वो अपने इच्छा के अनुसार काम का, कार्य का चुनाव कर सके। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है, मतलब जाति प्रथा का सबसे दूषित सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। यानी कि जो मनुष्य है तो अगर बेचारा मनुष्य जो बच्चा भी पैदा होने वाला है, जन्म लेने वाला है, वो पेट में यानी गर्भधारण के समय ही क्या कर दिया जाता है, उसका पेशा निर्धारित कर दिया जाता है कि ये जो जन्म लेने वाला है ये इस कार्य को आगे बढ़ाएगा, उसके कार्य को पहले ही निर्धारित कर दिया जाता है। जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण ही नहीं करती, मतलब कि जो जाति प्रथा है ये पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देती है। मतलब कि जो जाति प्रथा है ये केवल दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती है, मतलब पहले ही निर्धारित कर देती है, बल्कि
ये मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखों मर जाए। आधुनिक युग में यह स्थिति प्रायः आती है क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया और तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है, मतलब कि अचानक से परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो तो इसके लिए भूखों मरने के अलावा क्या चारा रह जाता है। मतलब कि आधुनिक समय जो है, आधुनिक स्थिति है, इसमें जो जाति प्रथा के अनुसार अपना कार्य करता है तो इतने उद्योग धंधा जो हैं आगे बढ़ रहे हैं, तो इस परिस्थिति के अनुसार उस जाति प्रथा में काम करने वाले व्यक्ति, श्रमिक जो रहेंगे, वे लोग भूखों मरने की नौबत आ सकती है क्योंकि इसमें अकस्मात परिवर्तन होते रहता है। अगर कोई व्यक्ति अपने जातिगत काम को छोड़ने के लिए उसमें स्वतंत्रता नहीं है, मतलब वो अपने जातिगत कार्य को नहीं छोड़ सकता है, तो उसके पास भूखे मरने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं रह जाता। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा न हो, भले ही वह उसमें पारंगत हो। इतना पता ही है कि हम लोग जो हिंदू धर्म है, तो हिंदू धर्म की जाति प्रथा ऐसी है कि व्यक्ति को पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है, यानी कि अपने जाति के अलावा दूसरा कोई काम करने की आज़ादी नहीं देता है, अनुमति नहीं देता है। ऐसा है हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था। यानी कि जैसे कोई अगर लोहार है तो केवल लोहा वाला काम करेगा, यादव है यानी अहिर है तो केवल पशुपालन वाला काम करेगा, अगर कोई कुर्मी यानी प्रसाद है कोयरी तो केवल साग सब्जी वाला काम करेगा। ऐसी है हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था, जो कि अपने जातिगत कार्य को छोड़ करके दूसरे कार्य को चुनने का अनुमति नहीं प्रदान करती है। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। इसमें शायद बताने की ज़रूरत नहीं है कि जाति प्रथा जो है भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। इस प्रकार हमको देखने को मिलता है, इस प्रकार से हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता, मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता। मतलब जाति प्रथा जो है, जाति प्रथा के श्रम विभाजन में मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता है, इसमें व्यक्तिगत भावना और व्यक्तिगत रुचि का कोई स्थान या फिर महत्व नहीं रहता है। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल विवशतावश करते हैं। ये भी बात पता है कि आज के जो उद्योग और उत्पीड़न है, तो उद्योग और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या है कि लोग बिना रुचि के यानी कि अरुचि के साथ अपने कार्य को करने के लिए विवश हैं। मतलब कि जो काम पसंद नहीं है उस कार्य को करने के लिए भी मजबूर हैं। ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। ऐसी स्थिति में जहां काम करने वालों का न तो दिल लगता है न दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है।
मतलब जिस काम में न दिल लगेगा न दिमाग लगेगा, तो कोई भी व्यक्ति उस कार्य को अच्छा से नहीं कर पाएगा, उस कार्य को करने के लिए उसमें कुशलता प्राप्त नहीं हो पाएगी। अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि और आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़ कर निष्क्रिय बना देती है। अब मैं, मतलब लेखक बता रहे हैं, अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है? मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा। क्या यह ठीक नहीं है? भ्रातृत्व अर्थात भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए कि जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचालित या फिर संचारित हो सके। ऐसे समाज के बहुविध हितों में सबका भाग समान होना चाहिए, सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन और अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यही वास्तविक रूप है और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है। क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं है, लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हो। और इस वाक्य के साथ ये जो निबंध है समाप्त होता है। और सुनने के लिए धन्यवाद।